नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। रायबरेली और अमेठी में कल नामांकन का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन में राहुल गांधी रायबरेली चले गए और उनके द्वारा छोड़ी गई सीट जहां से पिछले बार वे हार गए थे वह केएल शर्मा के खाते में आ गई और सस्पेंस खत्म हो गया। प्रियंका गांधी ना अमेठी से लड़ी और ना रायबरेली से। उनके समर्थक चाहते थे, रॉबर्ट वाड्रा भी लाइन में थे। बहुत प्रयास किया था उनके लिए, तो धरना प्रदर्शन भी लोग कर रहे थे कि अब की बार रॉबर्ट वाड्रा, सब कुछ चल रहा था। सो इनको नहीं मिला। लेकिन इन सब से पहले एक प्रश्न है जिसे लोग भूलने लगे होंगे और उसे बहुत ही भारतीय परिवेश के आधार पर सुना अनसुना या देखा अनदेखा कर दिया गया है, और वह है कि सोनिया गांधी क्यों नहीं लड़ी। और जिस समय सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य के लिए राजस्थान से नॉमिनेट की गई, उन्होंने अपना नामांकन वहां दाखिल किया था। उस समय बताया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए बहुत सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगी और राज्यसभा में चलेंगी। लोगों ने इसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाने के बाद भी उन्होंने जो इंडी गठबंधन के प्रदर्शन हुए दिल्ली में, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे। और इसके बाद अभी भी चुनाव में राजस्थान में तो प्रचार कर चुकी हैं। और कल राहुल गांधी के नामांकन में भी सोनिया गांधी रायबरेली आई थी। और उसके लिए तरह तरह की बातें होती। जो अच्छा सोचते हैं वो कहते हैं कि वो अपना उत्तराधिकार राहुल गांधी को सौंपने आई थी, या राहुल को रायबरेली की जनता को सौंपने आई थी, जो भी है। लेकिन आखिर कितने खराब स्वास्थ्य वाले लोग हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। और अब की बार भी ऐसा हुआ कि कई लोग हैं जिनकी बहुत ही दुखद मृत्यु भी हो गई, लेकिन वो लड़ने से पीछे नहीं हटे। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य इतना खराब नहीं लगता और इतना खराब है भी नहीं। और फिर अगर आप देखें सोनिया गांधी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रायबरेली जाने का, साल में 2 बार से ज्यादा कभी नहीं गई, और कई बार तो पूरे साल में एक बार भी नहीं गई। और ये ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन हो गया। 2004 से 2014 के बीच में इसका रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। और मैं तो रायबरेली में 2012 से 2014 तक रहा, तो मैंने बहुत नजदीक से रायबरेली को देखा। और मेरे पास 3 जिले थे, रायबरेली, अमेठी और फतेहपुर। तो कम से कम दोनों जिलों में चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और क्या वहाँ की राजनीति है इससे भी अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो सोनिया गांधी अक्सर नहीं जाती थी। कई बार केंद्रीय मंत्री पहुंचते थे, कई बार प्रियंका गांधी उनका काम संभालती थी। जो बुए मऊ गेस्ट हाउस में, जहाँ पर गांधी परिवार का ठिकाना रहता था, वहां पर अधिकारियों को और गणमान्य अतिथियों को बुलाया जाता था। जो केंद्र सरकार के और पब्लिक सेक्टर के अधिकारी हैं उनको बुलाकर काम सौंपा जाता था, और वही हाल था अमेठी में। और अमेठी को अगर हम छोड़ दें तो रायबरेली में केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, एकमात्र गेटवे थे सोनिया गांधी के लिए। यानी वो सांसद प्रतिनिधि थे। और इसके अलावा सोनिया गांधी के बेहद नजदीकी भी हैं। हालांकि वो रायबरेली के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन दशकों से वहां पर रह रहे हैं, तो एज गुड एज लोकल रेजिडेंट। जितने भी काम रायबरेली वालों को करवाने होते थे, इवन कांग्रेस के जिला स्तर के नेताओं को, वो भी सब केएल शर्मा के पीछे ही पड़ते थे। और केएल शर्मा की जो पहुंच है वो 10 जनपद तक थी। तो स्वास्थ्य इतना खराब नहीं था। केएल शर्मा उनकी गाड़ी संभाल रहे थे, प्रियंका गांधी उनका प्रचार कर सकती थी, उनको आने की जरूरत नहीं थी। और उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसी जगह हैं जहां पर कई माफिया जेल में बंद रहते हुए चुनाव जीत गए। और फिर गांधी परिवार का कोई सदस्य जिसने इतना काम किया हो रायबरेली में, जैसा बताया जाता है, वो चुनाव क्यों नहीं जीत पाता। अगर वो प्रचार के लिए भी नहीं जाता तो भी उसे जीत जाना चाहिए था। तो सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी क्यों नहीं चुनाव लड़ी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के पहले हम देख लें कि सोनिया गांधी ने या कांग्रेस ने रायबरेली में क्या किया। रायबरेली में आईटीआई, यानी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है, वो एक सिख कंपनी है और अब उस वहाँ पे काम नहीं होता, लेकिन कभी बनाई गई होगी किसी के जमाने में। सोनिया गांधी के यूपीए शासन में वहाँ पर एक रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई है। और इसके अलावा पहले के शासन में, कांग्रेस के शासन में, वहाँ पर एक इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी फुर्सतगंज में बनी है, जहाँ पर बेसिकली गांधी परिवार के ही जहाज जाते हैं और कुछ ट्रेनिंग दी जाती है।
इसके अलावा फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रिपल आईटी का एक एक्सटेंडेड कैंपस इलाहाबाद का वहाँ पर बन रहा है। और उसके पहले एनटीपीसी का कैंपस है, एनटीपीसी ऊंचाहार। तो इस तरीके से कई ऐसी संस्थाएं हैं, पीएसयूज हैं, जो वहाँ पर खोली गई हैं। एम्स अभी हाल ही में खोला गया, हालांकि उसकी न तो बिल्डिंग है और ना ही कोई अन्य सुविधाएं हैं, लेकिन काम करना शुरू हो चुका है। तो ये ऐसी बड़े संस्थान हैं जो रायबरेली में काम कर रहे हैं, जिनका श्रेय गांधी परिवार को दिया जाना चाहिए। लेकिन इनसे आम जनता को क्या फायदा हो? ये संस्थान जब भी खुलते हैं, बहुत छोटे लेवल के जो क्लास 4 मजदूर लेवल के हैं, उनका रिक्रूटमेंट स्थानीय स्तर से हो जाता है। इसके अलावा कोई फायदा नहीं होता है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वहाँ पर रहेंगे, उनकी रोज आवश्यकताओं के लिए जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं, उनकी मांग बढ़ेगी, तो कुछ व्यवसाय वहाँ बढ़ेगा। लेकिन इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के खुल जाने से सारे रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। बड़े अधिकारी, कर्मचारी सब बाहर से आते हैं और ऑल इंडिया लेवल पे रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों से नहीं थी, इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, बिजली की व्यवस्था है, खड़ंजे, नालियां, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो तो जस की तस है। गरीबी जस की तस है। और ये 75 साल के बाद भी रायबरेली की स्थिति लगभग वैसी है जैसी दूसरी जगहों की है। हो सकता है थोड़ा सा अच्छी हो। लखनऊ के पास में है, लखनऊ के पास जितने भी इस तरह के जिले होते हैं, उनका कुछ ना कुछ विकास तो अपने आप ही हो जाता है। अब आते हैं कि सोनिया गांधी चुनाव क्यों नहीं है। सोनिया गांधी के जो विश्वस्त सूत्र हैं, जो कांग्रेसी सूत्र हैं रायबरेली से, वो ये बताते हैं कि सोनिया गांधी को जितना राहुल का मोह है, उतना ही 10 जनपद का मोह है, यानी उस बंगले का जिसमें सोनिया गांधी रह रही है। और वो किसी भी कीमत पर 10 जनपद को छोड़ना नहीं चाहती है। इन दिनों में जो पिछले 10 साल हुए मोदी के शासनकाल में, पहली बार स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी में, हार गई। इसके बाद उन्होंने काम किया और भाजपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 2017 में जो सरकार राज्य में बनाई थी, उसको फिर रिपीट किया 2022 में। और इसलिए रायबरेली में भी बहुत सारे परिवर्तन हो गए। रायबरेली जिले का एक विशेष गुण ये था कि सांसद कांग्रेस का था, यानी स्वयं सोनिया गांधी। लेकिन जो विधानसभा की सीटें थी, वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के पास थी। अब स्थिति क्या हो गई? अब स्थिति ये है कि एक सीट भाजपा के पास है, बाकी सब समाजवादी पार्टी के पास है। जो अदिति सिंह है, यंग लीडर हैं, जुझारू लीडर हैं और सुर्खियों में रही हैं। कांग्रेस की उन्होंने धज्जियां उड़ाई रायबरेली में, हर जगह अपने बयानों से सुर्खियों में रही, और आजकल वो भाजपा में है। इसके अलावा कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेता, खासतौर से ठाकुर बिरादरी से आने वाले नेता, भाजपा में हैं। दिनेश प्रताप सिंह, जो रायबरेली में राहुल गांधी के प्रतिद्वंदी होंगे इस समय, वो कभी सोनिया गांधी के पीछे पीछे चलते थे। वो भारतीय जनता पार्टी में है और वो एमएलसी है, राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। मनोज पांडे, जो ऊंचाहार सलौन में काफी प्रभाव रखते हैं, ब्राह्मणों के नेता हैं, और वो समाजवादी पार्टी के विधायक, कई बार के विधायक रहे हैं, वो भाजपा में हैं। और गायत्री प्रजापति, जो अपने करतूतों के लिए कुख्यात थे, खनन माफिया के रूप में भी ख्यात थे, मुलायम सिंह के बेहद करीबी थे, जेल में हैं। और ये जातिगत बिरादरी का कमाल है, उस पैटर्न पर वोट देने की ही एक खासियत है कि उन्होंने अपनी पत्नी महारानी प्रजापति को खड़ा किया और वो चुनाव जीत गई। और महारानी प्रजापति भी आजकल भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रही है। उनके पति जेल में है। वो सारे जो उनके गोरख धंधे हैं, भाजपा ही सामने लाई थी, और उनकी पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी में है। तो इस तरीके से अगर आप सोशल इंजीनियरिंग, जाति आधारित वोटिंग का पैटर्न देखें, तो ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी सब भाजपा के पाले में है। 2019 का जब चुनाव हुआ था, तो दिनेश प्रताप सिंह 1,67,000 वोटों से सोनिया गांधी से हारे थे। और जो इतने परिवर्तन इस बीच में हुए हैं, इससे ये 1,67,000 का गैप भर चुका है। और सोनिया गांधी बिल्कुल हार की कगार पर थी। अब आप सोचने की बात है, सोचिए कि जब सोनिया गांधी को अपनी हार दिखाई पड़ रही थी, तो वह हार राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई पड़ी? सोनिया गांधी को वो हार दिखाई पड़ी। हो सकता है वो जीत भी जाती, और उनके जीतने की संभावना आज की तारीख में कांग्रेस के किसी अन्य नेता की अपेक्षा सबसे अधिक थी। लेकिन इसके बाद भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर वो हार गए तो राहुल गांधी की तरह उन्हें अपना बंगला खाली करना पड़ जाएगा 10 जनपद। वो 10 जनपद से इतना प्रेम है, ऐसा लगता है कि वहां पे औरों का खजाना गड़ा है या गाड़ा गया है। हो सकता है इसमें सच्चाई हो। ये मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वहां पे
खजाना गड़ा हुआ ऐसा लग रहा है। इसलिए 10 जनपद का मोह। और रायबरेली में संभावित हार, कुछ परसेंटेज भी, अगर 50-50 भी हार मान लीजिए, तो सोनिया गांधी रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि जब वो यहाँ चुनाव हार जाएंगे, 2 महीने के अंदर उनको बंगला खाली करना पड़ जाएगा, और इसके बाद वो दोबारा बन भी जाती हैं राज्यसभा के सदस्य, तो वही बंगला मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने ये ऑप्ट किया कि हम भी राज्यसभा सदस्य हो जाएंगे, और अगर जीतने की संभावना प्रबल होती है तो हमारा बेटा बेटी कोई वहां से चुनाव लड़के जीत जाएगा। तो ये आपसे शेयर करनी थी कि सोनिया गांधी फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, और कम से कम उनके कंटेम्प्रेरी उम्र के जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत से नेता तो भारतीय जनता पार्टी के हैं जो 75 प्लस के हैं, उनको ये मलाल रहता, शिकायत रहती है कि भाई पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है बिकॉज ऑफ 75 होने के। तो सोनिया गांधी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। तो सोनिया गांधी का जो एकमात्र कारण है, जो अंदरूनी सूत्रों से पता चला है, 10 जनपद का मोह। 10 जनपद नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि सोनिया गांधी के पास कहते हैं कि बहुत बड़ा फार्म हाउस या बंगला है कहीं दिल्ली में आसपास में, लेकिन 10 जनपद नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो सोनिया गांधी इसलिए चुनाव नहीं, कोई रिस्क नहीं, 10 जनपद चाहिए किसी भी हाल। तो रायबरेली से संबंधित अभी हम और चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।